कि भाई हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करना है, हम वो देखेंगे। उसके बाद हमारे बाकी टॉपिक्स आएंगे लाइक निश रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल एंड टेक्निकल एसईओ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे पास ऑलरेडी एक प्रीवियस वेबसाइट चल रही थी जिसका नाम था मिस्टिकिया। अब रीज़न क्या है, इस वाली वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी मेरा ना एक वेबसाइट बनी हुई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी इस वाली होस्टिंग के इस वाली डोमेन के ऊपर से ना जो प्रीवियस वेबसाइट अभी लगी हुई है वो रिमूव हो जाए और न्यू वेबसाइट जो हमने बनानी है वो लग जाए। ये वेबसाइट थी जो हमने उस दिन यहाँ पर लगाई थी, ये हमारी यहाँ पर काम कर रही थी और ये चीज़ हमारी ओके है, ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। इसका तो रीसेट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप ले लेना होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि भी हम लोग ये हमारा डैशबोर्ड होता है, हम अपने डैशबोर्ड में आते हैं। अब हमारी इस वाली वेबसाइट के ऊपर हमारा ये डिज़ाइन लगा हुआ है, इनके थीम भी लगे हुए हैं, प्लगइन्स भी लगे हुए हैं। थीम यूज़ होते हैं फॉर डिज़ाइनिंग दी वेबसाइट एंड प्लगइन यूज़ होते हैं टू परफॉर्म दी फंक्शनैलिटी ऑन दी वेबसाइट। ठीक है, अब मैंने ये करना है, मैंने इस वाली वेबसाइट को रीसेट करना है। एक तरीका तो हमारे पास ये हो सकता था कि भी हम लोग अपनी होस्टिंग में जाते और वहीं से वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेते उसके ऊपर, लेकिन कोई इजी वे भी होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग कोई प्लगइन के थ्रू कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करवा के हम लोग इजीली इस वाली वेबसाइट को मुकम्मल तौर पे रीसेट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए एक प्लगइन होता है, उस प्लगइन का नाम है WP रीसेट। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ गूगल पे आकर, जैसे कि मैंने आप लोगों को मल्टीपल वेबसाइट्स बताई हुई हैं, wplocker.com लिखवाई हुई है, मैंने gplastra.com आप लोगों को बताया हुआ है, उसके अलावा गाय WP था एक वो जो आप लेकर आई थी, तो कहीं से भी आपको प्लगइन मिल सकते हैं वो वाला। तो मैं यहाँ पर gplastra वेबसाइट है वो ओपन कर रहा हूँ। ये वेबसाइट बेसिकली क्या करती है, ये वेबसाइट हमें पेड थीम्स और प्लगइन्स फ्री में दे देती है। GPL का मतलब होता है जनरेटेड प्रीमियम लाइसेंस थीम्स एंड प्लगइन्स, बट वो क्रैक्ड है। और ये क्रैक करता कौन है कि जो एक क्रैक वर्डप्रेस जो कोडर होता है ना, अक्सर उनको पता होता है कि हाँ भाई इसको क्रैक कैसे करना है एक थीम को, वो उसको डाउनलोड करके या उसकी सोर्स फाइल को उठा के ना कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए, अब ये देखें आपके पास यहाँ पर मल्टीपल किस्म के थीम्स आ रहे हैं, सॉरी थीम्स भी आ रहे हैं, प्लगइन्स भी आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक थीम सर्च करना है, सॉरी प्लगइन सर्च करना है, उस प्लगइन का नाम है WP रीसेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर WP रीसेट लिख के मैं सर्च कर लेता हूँ, आया नहीं। हुआ कि हमने जब यहाँ पे WP रीसेट लिख के अपने प्लगइन को सर्च किया ना, तो हमारा वाला प्लगइन आया नहीं है। तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो थोड़ी बहुत, तो मैं ज़रा एक दफ़ा गैप ख़त्म करके देखता हूँ, नहीं आया। तो खाली ये वेबसाइट के ऊपर आकर आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। मैं WP लॉकर पे आ जाता हूँ, किसी और वेबसाइट के ऊपर सर्च करना ना हमें मेन चीज़ है हमारा प्लगइन मिलना चाहिए। सर्च में आकर मैं अब यहाँ पर WP रीसेट लिख के सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर पड़ा हुआ है WP रीसेट प्रो के नाम का प्लगइन। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। अब इस वाले प्लगइन को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसा होगा, डाउन नीचे आना है, तो यहाँ पर मल्टीपल किस्म के लिंक्स लगे हुए हैं। मैं यहाँ से सेकंड लिंक में यूज़ किया करता हूँ अक्सर, तो मैं सेकंड लिंक के ऊपर सिंपली उसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर एंड डाउनलोड। तो अक्सर हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट के अंदर एड ब्लॉकर नहीं लगा हुआ तो आपके पहले वो एड्स को ओपन करे और उसके बाद वो आपको डाउनलोडिंग की तरफ लेकर जाए। अब मेरे पहले एड्स ओपन हो रहे हैं, अब प्लगइन डाउनलोड होगा। और याद रखना कि भी जब डाउनलोड कर रहे हो तो प्लगइन का नाम वही आ रहा हो, ऐसा ना कि भी आप लोग कोई और फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रही हो और आप लोग कह रहे हैं भाई हम तो प्लगइन ही डाउनलोड कर रहे थे लेकिन नाम उसका कोई और हो। तो WP रीसेट प्रो ही लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। डाउनलोड हो गया हमारा प्लगइन। अब प्लगइन अपलोड करने के लिए हम लोग आते हैं अपने डैशबोर्ड में आने के बाद अपने प्लगइन्स में, कहाँ पर, प्लगइन्स में।
ये काम कोई भी कर सकता है, पीछे कोई बिल्कुल बिल्कुल कोई ऐसा बंदा भी कर सकता है जिसने बिल्कुल अपनी फ्रेश वेबसाइट बनाई है और वो कह रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर से सारा डाटा यानी कि नेट से जो पड़ा भी हुआ ना अभी भी, क्योंकि जब भी हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ डाटा साथ आ जाता है इंस्टॉलेशन के अंदर, कुछ प्लगइन्स आ जाते हैं, कुछ पोस्ट आ जाती हैं, कुछ थीम्स आ जाती हैं, तो फिर भी आप एक दफ़ा रीसेट कर दिया करें। तो रीसेट करने से क्या होता है कि भी आपकी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, बिल्कुल खाली, उसमें ना कोई थीम रहता है ना कोई प्लगइन रहता है। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पर कितने प्लगइन्स लगे हुए हैं, हमने इन सब चीज़ों को अब रिमूव करना है विदिन अ क्लिक। तो मैं ऐड न्यू प्लगइन पे आता हूँ, अपलोड प्लगइन पे आता हूँ। अब यहाँ पर ये एक बात बोल रहा है अहमद, ये कह रहे हैं कि भी अगर आपका प्लगइन जिप फॉर्मेट में है ना, ये जिप जो है ना ये एक फ़ाइल टाइप होती है, जिस तरह जेपीजी, पीएनजी, डॉक्यूमेंट, ईएक्सजी ये फाइल्स होती है ना, वैसे ही ये भी एक फ़ाइल टाइप है जिप। तो हमने जो फाइल डाउनलोड की है पहले हम लोग उसका फ़ाइल टाइप देख लें। ये हमने किया डाउनलोड, इसका मैं ज़रा फाइल टाइप है तो दोबारा चेक कर लूँ क्या दिखा रहा है, फाइल टाइप क्या है अहमद बताओ। रैर लिखा हुआ रहा ना, जिप तो नहीं लिखा हुआ रहा, इसका मतलब है कि जिप फाइल नहीं है, हम इसको जिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस वाली फ़ाइल को जिप में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट। उसके लिए मैं एक्सट्रैक्ट के ऊपर आके एक्सट्रैक्ट टू अपने फ़ोल्डर में कर लेता हूँ। ये हमारी फ़ाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, इन फाइल्स को हम लोग रैर और जिप क्यों बोलते हैं, मतलब क्या है रैर का और जिप का, कुछ बताएंगे। रैर 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 और जिप क्या होता है। जिप में कंप्रेस हो रहा है, हाँ, तो रैर भी कंप्रेस ही होती है। तो रैम में अलग अलग होता है। चलें, फोल्डर बाहर आ गया आपका, यानी कि बेसिकली इनको बोलते हैं हम लॉग्ड फाइल्स, यानी कि मल्टीपल किस्म की फ़ाइल्स एक फ़ोल्डर के अंदर कंप्रेस होकर आई हुई हैं। अब इसके अंदर से भी, अब जब हम लोग इसके अंदर आएंगे तो देखें 3 फाइल्स थी इसके अंदर भी। अब हमने कौन सी फ़ाइल को जिप में कन्वर्ट करना है, आपने इसके अंदर आना है, ये फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। अब आपने मेन फ़ोल्डर ढूंढना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लगइन्स के अंदर की फंक्शनलिटी वाली फ़ाइल्स पड़ी हैं अंदर। ठीक है, तो यानी कि ये वाली फ़ाइल थी ना जिसके अंदर प्लगइन की फ़ाइल्स हैं, तो आपने इस वाले फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करना है और कंप्रेस एंड ईमेल पे एंड जिप पे क्लिक करना है। ओके, अब ये जिप बन रही है आपकी फ़ाइल, यानी कि अब ये वाली फ़ाइल हमारी यहाँ पर अपलोड होने की काबिल है। जिप बन गई हमारी। ठीक है, चलें अब हम लोग अपना प्लगइन अपलोड कर लेते हैं। उसके लिए मैं आऊँगा चूज़ फाइल पे, सॉरी ये पड़ा हुआ है हमारी फोल्डर, ये हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है। अब देखिए जो रेयर फाइल्स होती हैं ना वो कभी भी शो ही नहीं होती जब आप लोग अपलोड कर रहे होते हैं, इस वजह से हमें उनको जिप में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब वर्डप्रेस को पता है कि यहाँ भी इस फोल्डर के अंदर जिप फाइल अवेलेबल है, इसलिए इसने ये वाला फोल्डर शो किया है। अंदर आ जाते हैं, ये हमारी जिप फाइल पड़ी हुई थी, क्लिक किया एंड इंस्टॉल नाउ।
पहले वेबसाइट का बैकअप बनाना जरूरी है? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भी आपका काम ज़ाया हो जाए फिर ना लें बैकअप, और अगर आप चाहते हैं कि भी वाला डिज़ाइन आपको सेव रहे तो उसका बैकअप करके डाउनलोड लाजमी कर लें। साइट कहाँ से डाउनलोड की थी आपने? आपने ना लिख रहे दोबारा। तो चलिए, हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, अब मैं उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। अहमद ऊपर देखिए, प्लगइन इंस्टॉल कर लिया और उसको मैंने एक्टिवेट भी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी प्लगइन की सेटिंग में जाना है। तो अब आपने उसका ऑप्शन ढूंढना है कि वो ऑप्शन है कहाँ पर। तो या तो वो सेटिंग में हो सकते हैं या वो ऑप्शन टूल्स में हो सकता है। तो बताएं, क्या सेटिंग के अंदर ऑप्शन आपको शो हो रहा है WP रीसेट का? टूल्स में यहाँ से आ जाए आप इसकी सेटिंग के ऊपर। स्टार्ट ऑनबोर्डिंग करने है, करिए खुद पे कुछ स्टेप्स को अपने करेगा। यस, अब नीचे आ जाए। अब एक यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल रीसेट। ऑप्शनल रीसेट क्या करता है, वो सिर्फ वर्डप्रेस की जो थीम्स प्लगइन्स इनकी सेटिंग होती है ना, खाली उनको रीसेट करता है। फिर एक आता है साइट रीसेट। साइट रीसेट में क्या करते हैं, वो आपको डिज़ाइन रिमूव कर देगा, लेकिन थीम्स और प्लगइन्स को वहीं पे रखेगा। फिर आ जाते हैं आपका न्यूक्लियर साइट रीसेट। न्यूक्लियर के अंदर क्या आ जाता है, आपकी होल वेबसाइट रिमूव हो जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं यहाँ पे रीसेट टाइप करता हूँ एंड रीसेट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ भी नहीं बचेगी सिवाय इस प्लगइन के WP रीसेट के अपने। चलेंगे, देखिए साइट आपकी मुकम्मल तौर पर रीसेट हो गई है। देखने की भी क्या हमारी वेबसाइट रिमूव होगी। ये ले, कुछ भी नहीं बचा, हमारी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक होगी। हर थीम हर प्लगइन गायब हो गया, हमारी वेबसाइट स्ट्रीम लाइक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है इस टाइम। ठीक है, अब जो हमारा पहला थीम होगा ब्लॉगिंग के लिए, वो होगा हमारा जनरेट प्रेस। उसके लिए मैं थीम लगाने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, अपीयरेंस में, थीम्स में। बिकॉज जनरेट प्रेस का थीम हम लोग वहाँ से कहीं किसी और वेबसाइट से डाउनलोड क्यों नहीं कर रहे, वो ना करने की रीज़न ये है कि क्योंकि ये फ्री थीम है ऑलरेडी। तो सिंपली यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आके लिखिए जनरेट प्रेस। और ये इजी है, लाइट वेट है। तो गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जब भी एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए, सिंपल, लाइट वेट एंड फास्ट। करने को आप और भी कर सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग के यहाँ पे और भी थीम्स हैं। लाइक एक थीम है, उसका नाम है कैडेंस। ये थीम भी ब्लॉगिंग के लिए है, ईजी है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख लें ब्लॉग, तो ब्लॉगिंग की यहाँ पर आपको थीम शो हो जाएंगे। ये देखें, ये आ रहा है एक मैनिफेस्ट ब्लॉग आ रहा है। अब इसमें अब ये वेबसाइट हमें डिज़ाइन दिखा रही है कि आप किस किस टाइप की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये वाला थीम मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है एक और वेबसाइट के ऊपर, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, ट्रांसल्यूशन ब्लॉग। लेकिन पहले इस थीम का नाम कुछ और था। पहले इस थीम का नाम था पता नहीं ब्लॉग जोन या यूँ करके कुछ नाम था इस वाली थीम का। अब इसका नाम चेंज हो गया। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने इस लेआउट पे काम किया हुआ है। ये जो डिज़ाइन हमें दिखाएगा ना, अभी इस डिज़ाइन के ऊपर मैं प्रीवियसली काम कर चुका हूँ। तो करने का हम लोग इस थीम पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, सेटिंग्स को समझना। ठीक है, अगर अच्छा मुझे आप लोग बताएं, मैं जनरेट प्रेस यूज़ करवाऊँ, ये वाला यूज़ करवाऊँ या कोई और यूज़ करवाऊँ। मेरे लिए वो न्यू होंगे बिल्कुल, मैं ज़ीरो से करूँगा वो सारा काम। बताएं आप लोगों को कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है इनमें से,
ब्लॉगिंग के लिए। अब यहाँ पे मतलब क्या है, जो टॉप पे आपको चीज़ें शो हो रही है ना वो कैटेगरीज हैं और नीचे आर्टिकल्स हैं और साइड पे वो डिज़ाइंस हैं। कौन सा डिज़ाइन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं उस डिज़ाइन पे आप लोगों को काम करवाऊँगा, सेम टू सेम बना के दिखाऊँगा, खाली एक झलक देखने के बाद। बताएं पेंटर। जो इजी हो। जो इजी होता है उसमें फिर ज़्यादा मज़े की, ज़्यादा एडवांस फंक्शनैलिटी नहीं होती। फिर जो ज़्यादा इजी होता है, जो मैंने करवाना था वो तो बहुत इजी है। लेकिन गूगल की एक और रिक्वायरमेंट भी है एडसेंस के लिए, वो सिंपल, लाइट वेट और फास्ट तो मांगता ही मांगता है, साथ में वो ये भी कहता है कि भी हर वेबसाइट का डिज़ाइन सेम ना हो। ठीक है, वो कहते हैं कुछ डिफरेंट हो डिज़ाइन के अंदर। गूगल की डिमांड है। गूगल की डिमांड है। मुझे जो पसंद आ रहा है मुझे तो ये वाला पसंद आ रहा है। आपकी पसंद हमारी पसंद। डिज़ाइन है, ये भी पड़ा हुआ था बड़े मज़े का। और भी काफ़ी हैं, ब्लॉग्स है, हाई ब्लॉग नहीं बेकार है वो। यानी कि आप लोग, अब आप लोगों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी ब्लॉगिंग के अंदर कि भी आप लोग थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी लगा सकते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, कस्टमाइज में जाकर उसकी सेटिंग को समझना। लेट्स से मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ ये वाला, मुझे ये वाला पसंद आ गया ब्लॉग स्टिक। वैसे ये वाला ही मज़े का था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मज़े का लग रहा है मुझे। और गूगल एक और चीज़ भी कहता है गूगल कहता है कि भी आप लोग ऐसी थीम यूज़ करें जिसके अंदर आपको ज़्यादा प्लगइन्स ना यूज़ करने पड़ रहे हों। लेकिन मैं जो थीम आप लोगों को करवाने जा रहा था ना, उसके अंदर कम से कम भी 18 प्लगइन्स लगने थे, 18 प्लगइन्स, जिसमें कुछ एसईओ के प्लगइन्स होने थे, कुछ गूगल को सपोर्ट करने के लिए प्लगइन्स होने थे। तो उन चीज़ों को मैं अब ज़रा माइनस करना चाह रहा हूँ। अब एक थीम हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर ली है तो उसको एक्टिवेट भी करना है। अब ये थीम एक ऐसा थीम है, हमें पता है कि भाई इसके अंदर हमने कोई भी एडवांस चीज़ लगानी है तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लाइक जेनरेट प्रेस की थीम के लिए मुझे पता था कि उसके एडवांस फंक्शनैलिटी के लिए मुझे जेनरेट प्रेस प्रीमियम का प्लगइन चाहिए, वो मैंने आप लोगों को डाउनलोड करवाना था। अब मुझे इस थीम का नहीं पता कि भी इसका ब्लॉगिस्टिक का भी प्रीमियम होता है या नहीं होता। तो इंस्टॉल कर ली है, अब मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा। चले, अब थीम हमारा एक्टिव थीम ये वाला आ गया है। मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, देखते हैं कुछ नया आया हमारी वेबसाइट के ऊपर या नहीं। तो यहाँ से हमारा वाज़े हो गया कि थीम हमारी वेबसाइट को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर देता है। और ये मज़े का थीम है, ये देख रहे हैं कर्सर के साथ एनिमेशंस भी आ रही हैं। अच्छा, ये तो हमने क्या किया, अपना थीम इंस्टॉल कर लिया और हमें थीम से आइडिया हो जाता है कि भाई थीम हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर देता है वेबसाइट का, उसके अलावा नथिंग एल्स। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। फिर कुछ थीम ऐसी होती है जैसे कि हमें पता है उनके अंदर वो हमें डेमोज भी दे रहे होते हैं। डेमो का मतलब क्या होता है, बने बनाए डिज़ाइंस। लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना इंस्टॉल डेमोज के ऊपर, तो यहाँ पर वो हमें ये थीम अब कह रहे हैं, जैसे हम लोग इसकी सेटिंग के अंदर आए ना, वो कह रहे हैं कि भाई ये 4 टेम्पलेट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक प्लगइन लगाना पड़ेगा, उसका नाम है वन क्लिक डेमो इंपोर्टर प्लगइन। फिर आपके पास ये वाला ये डिज़ाइन आ जाएंगे पूरे के पूरे बने बनाए विद इन अ क्लिक। लेकिन अगर हम लोग खुद, अगर हमने ये चीज़ कर ली, फिर हमारा फ़ायदा सीखने का, फिर हम कोर्स करने क्यों आते, हम यूट्यूब से कर लेते। अगर डेमो ही लगाना हो, डेमो का मतलब होता है कि बनी बनाई वेबसाइट उठा कर लगा लेना। ब्लॉगिस्टिक का भी प्रीमियम है, ये देख रहे हैं। तो वैसे हम लोग अपने एक आइडिया के लिए हम WP लॉकर पे जाकर ना चेक कर लेते हैं। हमें दिल कर रहा है, हमें शौक हो रहा है कि हम एक बार चेक करें, तो डिटेल में चाहिए इस काम की। मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ ब्लॉगिस्टिक, क्या इसकी प्रीमियम वर्जन अवेलेबल है।
ये तो थीम ही अवेलेबल नहीं है। मैं जी पे लास्टर पे आ जाता हूँ। वेबसाइट मल्टीपल है हमारे पास। इधर आके मैं अपनी थीम का नाम सर्च कर लेता हूँ जो मैंने अब लगाया है, ब्लॉगिस्टिक। इसका मतलब है कि ये थीम अल्ट्रा प्रीमियम है इसकी। लेकिन एक और जगह चेक कर लेते हैं, वो है इन्वेटो एलिमेंट्स। क्या यहाँ पर अवेलेबल है? करने को हमारा काम अभी भी यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बस थोड़ा सा, मैं जब भी किसी चीज़ के अंदर जाता हूँ ना, मैं उसको मुकम्मल एतबार, ख़ासतौर पे अगर एक चीज़ न्यू हो, मैं उसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर करता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ है। एक्सप्लोर किए बगैर मेरे से रहा नहीं जाता। तो मैं यहाँ पर आके ज़रा वो थीम सर्च करता हूँ, ब्लॉगिस्टिक। नथिंग। इसका मतलब क्या है, ये वाला बंदा किसी को भी लिफ्ट करवा ही नहीं रहा, किसी प्लेटफॉर्म को भी। वो कह रहा है भाई आपने ख़रीदना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे से ख़रीदो, कहीं और से नहीं ख़रीदना। ब्लेस थीम्स पे पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन पड़े हुए हैं, लेकिन आप डिज़ाइन देखें सिर्फ यहाँ पे ब्लॉगिंग की कितने। अब इस तरह के आर्टिकल्स हों, ये लेआउट हो आपकी वेबसाइट का, आने वाले यूज़र को भी मज़ा है कि यहाँ पे लेआउट, उसको लेआउट देख के काफ़ी मज़ा आ रहा हो। हाँ, वो अलग बात है, ये बैकग्राउंड पे ये जो चीज़ें ऊपर जा रही है ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये जब हम लोग एसईओ करते हैं ना, ये लोडिंग में टाइम ले जाती है ये चीज़। फिर इसमें एक और फीचर भी है, डार्क मोड, लाइट मोड। अच्छा, इन्होंने प्रीमियम का ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ कि परचेज़ करो, प्राइसिंग का। शायद वो तंग कर रहा हूँ मैं। क्या चीज़? कहाँ लिखी आ रही प्राइस? एलईडी मैम। ओ, तो हम यहाँ पर घूम रहे थे बेसिकली। अभी हम लोग क्या करें, अपना थीम सेलेक्ट नहीं हो रहा हमसे, ठीक है। तो अगर मैं गूगल पे जाके एक और क्यूरी लिखूँ, ब्लॉगिस्टिक नल्ड, तो ब्लॉगिस्टिक अभी तक किसी ने क्रैक भी नहीं किया। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो बस आपको फ्री वर्जन में ऑप्शन मिल रहे हैं, सिर्फ आप वो वाले ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो मैं इसके अलावा किसी और चीज़ में नहीं जाऊँगा, मैं बस यहाँ पर आऊँगा। तो मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, थीम हमारा लग गया, अल्लाह का शुक्र है। अपन लोग वापस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर होगा हमारे पेजेस। अब कंटेंट राइटिंग में जो मस्ट हैव पेजेस आपके होते हैं, उनमें सबसे टॉप पे आपका आता है होम पेज, ये लाजमी है जो पेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर मैं ऐड न्यू पेज करता हूँ, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। ये तो वो 4 पेजेस हो गए जो मैंने आप लोगों को वैसे भी बनवाए हुए हैं। फिर एक पेज हमारा यहाँ पर आ गया नया, जिसका नाम है डिस्क्लेमर। ऐड न्यू पेज। फिर हमारा एक पेज आ जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस, या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है कि भी आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। लास्ट में एक और पेज आप लोग बना लें, उसका नाम है DMCA। DMCA स्टैंड फॉर डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट।
कि भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बैज लगाते हैं कि हमारी वेबसाइट प्रोटेक्टेड बाय डीएमसीए है, कि भी इसके जो कॉपीराइट्स हैं हमारी वेबसाइट के कंटेंट के, वो सिर्फ हमारे हैं। अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करता है तो हम लोग उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। एक्ट, डीएमसीए है ना, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। तो ये कुछ पेजेस है जो हमने बना लिए अपने, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, ये पेजेस हमने बना लिए। एक और पेज ही बनाना है जो मैं भूल गया, वो है हमारा ब्लॉग पेज। उसका नाम आप लोग देते हैं, ब्लॉग देते हैं, रिसेंट ब्लॉग देते हैं, लेटेस्ट ब्लॉग देते हैं, पॉपुलर ब्लॉग उसका नाम देते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं आके बताएगा भाई मैंने होम पेज को स्टैटिक करना है। होम पेज स्टैटिक कैसे होता है मुझे करना नहीं आता, मैं भूल गया हूँ। अहमद बताएगा। सर वो एक ऑप्शन आता है जब वो स्टैटिक करना होता है। हाँ बिल्कुल आता है सर, और वो सेव अपडेट कर देते हैं। बिल्कुल आता है, वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आता है सर वो आता है। आप बताएं आप। सर यस सर। हाँ देखना होता है, सेटिंग में गए, रीडिंग में, तो अभी वो क्या कह रहे हैं, हमारे होम पेज पे क्या डिस्प्ले हो रही है, हमारी पोस्ट। यहाँ से अपना स्टैटिक पेज पे आना है। हाँ ठीक है, यहाँ पर आए होम पेज पे, हमने होम सेलेक्ट किया, फिर मैंने एक और पेज ही बनवाया था आप लोगों को आर्टिकल्स के लिए, पोस्ट पेज एंड ब्लॉग। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे एक चीज़ आ रही है, ब्लॉग पेज पे कितनी पोस्ट शो हों, 10 हो, 12 करवानी है, 20 करवानी है, जितनी शो करवानी है आपने, उस लिहाज से आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तो लिमिट लगाई नहीं हुई, नहीं कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई लिमिट नहीं होती, तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप क्या लिमिट दे रहे हैं उसे। फिर यहाँ पे आ रहे हैं फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट या फिर एक्सेप्ट। फुल टेक्स्ट बोलते हैं कि पूरा आर्टिकल शो हो रहा हो, और एक्सेप्ट बोलते हैं उसकी समरी को, कि यहाँ भी एक आर्टिकल हो बस और नीचे उसकी समरी आ रही हो, तो हम लोग एक्सेप्ट चूज़ किया करते हैं। और जब आप एक वेबसाइट ब्लॉगिंग की लॉन्च कर रहे होते हैं ना, तो जब तक आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग ना हो जाए या उसके ऊपर आपने आर्टिकल ना लगा लिए हों, तब तक आपने अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन विजिबिलिटी को डिस्करेज करना होता है, कि भाई गूगल अभी हमारे आर्टिकल्स को इंडेक्स करना स्टार्ट ना कर दे स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द फर्स्ट डे। बिकॉज अभी तो हम लोग नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि भाई जब 10 आर्टिकल्स हम लोग लगा लें या फिर 10 आर्टिकल्स का हमारे पास डाटा आ जाए, उसके बाद हमारी इंडेक्सिंग होना, उसके बाद गूगल करे इंडेक्सिंग। लेकिन वैसे मैंने तो एक रूल लॉन्च किया नया, कि आप लोगों ने वेबसाइट बनानी ही तब है एक बच्चे ने जब उसके पास 10 आर्टिकल्स आ जाएंगे, ताकि जैसे ही वो वेबसाइट बनाए एक दिन के अंदर वो डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की करे, साथ ही आर्टिकल्स को लगाए, उनकी ऐसी उसने की होगी उन आर्टिकल्स को लगाएगा, ठीक है, और साथ ही उसको लॉन्च कर दे, या फिर एक सब डोमेन बना ले, सब डोमेन बनाने के बाद उसका बैकअप लेके अपनी न्यू वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके उसको लॉन्च कर दे, ताकि एक दिन के अंदर जब गूगल आएगा, गूगल कहेगा यार 10 आर्टिकल लगा दिए इसने, तो गूगल पहले दिन से ही आपकी वेबसाइट को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से वो यूट्यूब का भी कहते हैं कि अगर आपने यूट्यूब को चैनल बनाना है, एक दिन के अंदर अगर आप पहले दिन जा रहे हो ना, तो आप वहाँ पे 4 वीडियोज़ लगाओ, 5 वीडियोज़ लगाओ, ठीक है, इकट्ठी सिर्फ एक वीडियो के साथ ना जाओ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने एक दिन में एक वीडियो बनाई है ना, अगली वीडियो बनाने में आपको 2 दिन 3 दिन लग जाने हैं। या फिर आपके पास डेली, या फिर आपके पास 10 आर्टिकल्स ऐसे हों, आप अगर आपने डेली एक भी करना है, तो एक दिन एक कर रहे हो, अगले दिन फिर एक कर रहे हो, फिर अगले दिन एक कर रहे हो, यानी कि एक दिन आप लोग बैठे, आप लोगों ने काम करके अपना साइड पे रख लिया, फिर आप डेली एक करके पब्लिश करते गए। लेकिन ये चीज़ उस सूरत में होती है अगर आप लोग सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर नहीं कर रहे। अगर आप ट्रेंडिंग पे काम कर रहे हो, फिर तो ट्रेंडिंग पे तो आपको उसी दिन लगाना पड़ेगा। अगर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर 5 न्यूज़ आ रही है, तो आपको 5 की 5 लगानी है, ताकि आपकी वेबसाइट रैंकिंग के अंदर आए। उसे बोलते हैं खाली ट्रेंड्स पे काम करना, कि हम लोग सिर्फ ट्रेंड्स पे काम कर रहे हैं। अब ब्लॉगिंग कोई एक टाइप की नहीं होती, ब्लॉगिंग के अंदर ट्रेंड्स पे ब्लॉगिंग भी आती है आपकी, और एक ब्लॉगिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। लाइक ईद का इवेंट आ रहा है हमारा, आपके 100 या कितनी ट्रैफिक आती है। लेट्स से आप कहते हैं कि भाई हम लोग वहाँ पे ईद हेयर स्टाइल्स, ईद डीपीज़, ईद रूम डेकोर आइडियाज़, ईद होम डेकोर आइडियाज़, इस तरीके से करके आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो होती है इवेंट वेबसाइट, उसे हम लोग इवेंट ब्लॉगिंग कहते हैं। कि खाली
उस हर इवेंट के लिहाज से ट्रैफिक आती है और फिर वाली ट्रैफिक डाउन हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस वाली वेबसाइट को भी इवेंट तक लेके जाने के लिए भी आपने पहले उस वाली वेबसाइट के ऊपर सिंपल ब्लॉगिंग करनी होती है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद आप लोग उसके ऊपर इवेंट स्टार्ट कर दो बेशक, ठीक है। तो डिफरेंट वेज हैं अर्निंग करने के, लीगल भी हैं इलीगल भी हैं, ठीक है। वो इलीगल भी हमारे लिए तो लीगल ही होते हैं। हम कौन सा किसी को लूट रहे हैं, हम खाली थोड़ी टेक्निक को डिफरेंट करते हैं। हम ब्लैक हैट एसईओ नहीं करते, हम तो सिर्फ वाइट हैट एसईओ करते हैं। ब्लैक हैट में क्या होता है, ब्लैक हैट के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लेट से वो लोग क्या कहते हैं उसे, स्पैमिंग करते हैं, ठीक है। स्पैमिंग करके कंपैरेटर की वेबसाइट को गिरा दिया और हमारी वेबसाइट टॉप पे आ गई, यानी कि एक वेबसाइट को नुकसान पहुंचा के वो आपका हराम का पैसा होगा। फिर अगर आप किसी को स्पैमिंग करके आप उसको नीचे गिरा रहे हो बेचारे को, ठीक है, और या फिर आप किसी का पूरा आर्टिकल चोरी कर रहे हो, ठीक है, जिस तरह मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं चुप रहूँगा। नो सर आप सेफ चलिए नहीं, चले हमने यहाँ तक हमारा कर लिया। सर ये तो हमें पहले भी आता था, बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हमारा काम से सिर्फ ये था, हमने थीम लगा लिया, पेजेस बना लिए, होम पेज को स्टैटिक कर लिया, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पर एक प्रीव्यू देख लूँ अपनी वेबसाइट का, चले। अब इस थीम की एक मज़े की बात मुझे क्या लगी थी कि जिस वजह से मैंने म्यूट कर लीजिएगा, नहीं बनी हुई, ठीक है। तो ये इनको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कैटेगरीज, ठीक है। तो पोस्ट कैटेगरीज हम लोग बनाते कैसे हैं, उसके लिए हमने आना होता है पोस्ट पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन पड़ा होता है कैटेगरीज का, आपने यहाँ से आना होता है कैटेगरीज में। आगे चलें, तो यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक कैटेगरी में यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। अभी तक हम लोगों ने अपनी निश फाइंड नहीं की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सैम्पल के तौर पर कोई भी कैटेगरी रख लेता हूँ। लेट्स से मैं कैटेगरी यहाँ पर रख रहा हूँ ट्रेंडिंग न्यूज़, फिर एक कैटेगरी में यहाँ पर रख लेता हूँ लेटेस्ट जॉब्स, फिर मैं यहाँ पर एक कैटेगरी एक और रख लेता हूँ आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अब मैंने ये तीन आप क्यों चूज़ किए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीन कैटेगरीज के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करूँगा। यानी कि मेरी वेबसाइट कोई सिंगल निश नहीं है, मेरी वेबसाइट का कोई भी सिंगल टॉपिक नहीं है। मेरी वेबसाइट एक बड़ी कैटेगरी में आती है, एक बड़ी फील्ड में फॉल करती है, और उसके अंदर मैं इन तीन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। लेट से आप लोग कह लें कि भाई मेरे पास एक टीम है 50 बंदों की, मुझे पता है कि भाई या फिर 5 बंदों की, जिनमें से एक काम करेगा ट्रेंडिंग न्यूज़ पे, एक काम करेगा लेटेस्ट जॉब्स पे, एक काम करेगा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग चूज़ करते हैं। अब ये कैटेगरीज बन गई हैं, अब हमें अहमद बताएगा, अहमद मैंने इन तीन कैटेगरीज को अपने मेन्यू में शो करवाना है, प्राइमरी मेन्यू में। मैं कैसे शो करवाऊँगा, मैं कहाँ पर जाऊँगा, मैंने अपने मेन्यू में शो करवाना, तो मैं कहाँ जाऊँगा, आकिब ज़रा बताना। मेन्यू में, हाँ मेन्यू में जाऊँगा, अपीयरेंस में आकर मेन्यू में आगे। अब यहाँ पर हमारे पास पेजेस लिखा हुआ है। अब हमने पेजेस तो ऐड कर लिए थे पहले, अब हमने क्या ऐड करनी है, कैटेगरीज। कैटेगरीज पर है व्यू ऑल, अनकैटेगराइज आपने चूज़ नहीं करनी, बिकॉज वो हमारी ब्लैंक होती है, वो खाली है, बेकार है। ऐड टू मेन्यू ऐड होगी, अच्छा अहमद अब मुझे बताओ, मैं तो ये चाहता है भाई होम के बाद ट्रेंडिंग न्यूज़ आ रहा हो,
फिर लेटेस्ट जॉब्स आ रहा हो और फिर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन आ रहा हो, या फिर ट्रेंडिंग न्यूज़ के बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन हो और उसके बाद लेटेस्ट जॉब्स हो। सर होम पेज सेटिंग जहाँ से करते हैं वहाँ से क्यों करना सर नहीं account- हमने छेड़खानी कहाँ कर रहे हैं? खाली माइंड में एक चीज़ रखो, मेरी तरफ देखना, वहाँ देख के मुझे बताओ। मैंने होम के साथ लेकर आना है ट्रेंडिंग न्यूज़, फिर मैंने लेकर आना है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, फिर मैंने लेकर आना है लेटेस्ट जॉब्स, फिर मैंने लेकर आना है कॉन्टैक्टर्स, सॉरी फिर मैं लेकर आना है ब्लॉग, और सबसे लास्ट में लेकर आना है मैंने कॉन्टैक्टर्स। तो मैं कैसे करूँगा? एडिट पेज में कहीं वो तरतीब करनी होती तरतीब कहाँ बनी हुई है? मेन्यू है ये, तरतीब कहाँ बनी हुई है? मेन्यू में नहीं बनी हुई। है ये इससे ऊपर नीचे का ये ले, हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं। लाइक एक कैटेगरी है स्केचेस की, एक कैटेगरी है मेरे पास कैलीग्राफी की, एक कैटेगरी है, ये खाली उसकी बात हो रही है इमेजेस की। लाइक मैं एक आर्टिकल ऐसा लिख रहा हूँ जिसके अंदर पहले मैंने कंटेंट लिखे एंड कंटेंट के नीचे जो मेरे डिज़ाइन हैं ना, लाइक जो मेरे कॉपीराइट हैं, लाइक इन्होंने कुछ डिज़ाइन की है, ये उसकी पिक्चर खींच के कहते हैं हाँ ये मेरे कॉपीराइट्स हैं इसके ऊपर, यानी थोड़ी अच्छी तरीके से करके, या अगर इनको कोई लैपटॉप पे कोई टूल यूज़ करना है तो उसके ऊपर ये करते हुए कुछ चीज़ की डिज़ाइन करती हैं। तो उसके ऊपर ये इनको पता होगा कि भी एक इमेज क्या चीज़ डिफाइन कर रही है। उसके बाद पहले ये क्या लिखेंगे, एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसकी पोस्ट की अपनी, फिर इमेजेस लगाएंगे उसके अंदर और हर इमेज को ये एक्सप्लेन कर देंगे कि ये कैलीग्राफी थी, इसके अंदर मेरे ये टूल्स लगे, इतना पेंट लगा, ये सारा काम मेरा यूज़ हुआ। तो इस तरीके से इनकी फील्ड भी, अब कल जब ये गई है ना कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा कि भी इनकी फील्ड कैसे ब्लॉगिंग में कन्वर्ट हो सकती है या कैसे मैं इंटरेस्ट पैदा कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। हाँ, इलस्ट्रेशन थोड़ी सी आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड है वो, उसमें आपका एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ होता है, यानी कि लोगो डिज़ाइन कर लिया या स्केच कर लिया। स्केच जिससे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को इलस्ट्रेटर यूज़ करना सिखाऊंगा हल्का फुल्का, ठीक है, कि आप लोग एक स्केच को लोगो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी आनी है इसके अंदर भी कि भी हम लोग यूज़ कर सकें। इवन के जिस तरह मैंने अब आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पर गूगल पे जाके सर्च करूँ आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये लिखा मैंने, अभी एक वेबसाइट आ रही है इलस्ट्रेशन वेक्टर आर्ट, वेबसाइट का नाम है वेक्टीजी। अब ये बेसिकली है एक प्रीमियम वेबसाइट, ट्रैफिक ले रही है। इलस्ट्रेटर, ये सारी डिजाइनिंग इसने एडोब इलस्ट्रेटर से की हुई है, ये मैंने बनाया हुआ है और ये तो बहुत इजी है। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर के ऊपर एक पिक्चर दिखाता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो मेरे स्टूडेंट का काम है, मेरे ख्याल में वो मेरे पुराने पेज पे लगा हुआ है। चलिए मैं ज़रा अपना पुराना पेज ओपन कर लूँ। एक सेकंड, इधर मेरा एक और पेज भी था जो मेरा हैक हुआ था, वो फेसबुक ने रिमूव कर दिया मुझे लग रहा है। एक मिनट, नहीं ये पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बेसिकली मैं इस वाले पेज पर क्यों जा रहा हूँ, मैंने आप लोगों को एक डिज़ाइन दिखाना है सिर्फ और सिर्फ। एक तो ये है नोबिता का वेक्टर, दिस वन, इसे बोलते हैं वेक्टर पोर्ट्रेट। तो यानी कि अगर आपको कोई भी स्किल आता है ना, आप उस चीज़ को आप बेच सकते हो। अब देखिए, अब इसके ऊपर ये चीज़ थी, इन्होंने फुल्ली डिटेल के अंदर करके इसने अपना वेक्टर बनाया था।
हाँ, देने इसको 6 लग गए थे, लेकिन इसने बनाया था। इवन के शर्ट, यानी कि जिस तरह यहाँ पर ये चीज़ है, इसने इस चीज़ को भी कॉपी किया। यहाँ से ख़राब थी शर्ट, कमीज़ इसकी, इधर भी ख़राब है। तो यानी कि ये बच्चों का काम है। ये मेरे स्टूडेंट्स का काम है। यानी कि बिगिनिंग में वो होते हैं ऐसे, मैं आप लोगों को उनकी बिगिनिंग दिखाता हूँ। बिगिनिंग में वो होते हैं ऐसे, सीखने के बाद वो आ जाते हैं ऐसे। ये मेरा बहुत पुराना पेज है, ये मेरी डिज़ाइनिंग है। अब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन। अब ये बताने का मकसद क्या है, अब मैं इस चीज़ को ब्लॉगिंग में लेकर आता हूँ। अगर ये आइकन्स है ना, आप इन आइकन्स की पूरी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप डिज़ाइन, अगर आपका अपने आप खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको पता है आपने क्या टूल यूज़ किया, उसका प्रोसेस आपने क्या क्या किया था, ठीक है। आपने उसकी एक शॉर्ट सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली वो चीज़ करते हुए। आप लोगों को टाइम लैप्स को तो पता है, जैसे आप स्केचिंग भी कर रही हैं, आप एक वो स्टैंड लें जो कि होल्डिंग पोजीशन के अंदर हो, इस तरीके से करके। अगर मैं सरफेस के ऊपर भी रख के अगर आप कर रही हैं स्केचिंग वगैरह, आप स्केच बनाते बनाते ऊपर टाइम लैप्स आपने ऑन कर दी है, बस वो टाइम लैप्स पहले और आप कर रही हैं। जब आपका स्केच खत्म हो जाए, टाइम लैप्स को बंद कर दें, तो वो जल्दी में होते 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 पूरा पूरा स्केच बन के लोगों के सामने आ जाएगा। तो बस मेन चीज़ है कि उस चीज़ को यूज़ करना, बेशक इंटरेस्ट हो या ना हो, आप इस तरीके से करके इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन चीज़ें उठाई थी, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है। ये मैं अभी मैं कहूँ ये भी मैंने बनाया, झूठ बोल दूँ, बाद में आप लोगों को ये नेट से मिल रहा हो। या अब यहाँ से ये बंदे को गायब करना था। ठीक है, चलो। तो ये बस कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। अब मैं यहाँ पर एक वेबसाइट बेसिकली मैं ढूंढने के लिए आया था, कोई ब्लॉग। ये देखिए, अभी इनकी पर्सनल ब्लॉगिंग वेबसाइट है, माई आर्ट एडवाइस प्लस बिजनेस ब्लॉग। ये लिंक, ये आर्टिकल्स आगे। अब खाली रीज़न क्या है कि इनको एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पर शॉप पे लिखी आ रही है। स्केचेस भी सेल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। कला, ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया की है कोई, अब ये चीज़ें ये कर रही है सेल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेच कहाँ पर रही है, एडसी पर। अब ये इसका अकाउंट बना हुआ है उस लड़की का। अब यहाँ से जो भी चीज़ है, बिकॉज क्या है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स है ना, तो मेन चीज़ होती है आपका इंटरेस्ट कितना है एक चीज़ के अंदर। ये मैं बाकियों को भी कह रहा हूँ, खाली इनको नहीं कह रहा। ये चीज़ें मेरा बताने का मकसद ये है यहाँ पे इस टाइम। असल में जो भी स्केचिंग वगैरह या इन चीज़ों की तरफ आता है ना, वो कभी भी फ्री में नहीं ये चीज़ें देता, वो हमेशा उसकी प्राइसिंग लगाता है। उसको पता है भाई टाइम कितना लगता है। हंड्रेड पीसीज 10 लोकेशन सिंगल यूज़र। तो बेसिकली जो चीज़ें आपकी वाली है ना, उनको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड, POD।
तो ये चीज़ें भी हम लोग बोलते हैं। तो वापस आ जाते हैं ज़रा। तो यहाँ तक हमारी कैटेगरीज वगैरह होगी। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज के लिए हम लोग आएंगे पोस्ट में जाकर अगेन कैटेगरीज में। इसका मेरा मतलब क्या है कि भाई मेरे पास आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के अंदर भी मज़ीद आइटम्स हैं या फिर मज़ीद कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर मैं कंटेंट लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए मैं एक बना लेता हूँ। यहाँ पे आप कह लें वेक्टर आर्ट। अब इसको वेक्टर आर्ट को इसका चाइल्ड बनाने के लिए हमें यहाँ पर इसको एक पेरेंट देना पड़ेगा। वेक्टर आर्ट का पेरेंट कौन है? वेक्टर आर्ट का पेरेंट है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। एंड देन आप लोग ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैलीग्राफी। इसका भी पेरेंट आर्ट एंड इलस्ट्रेशन ही है। देन मैं आ जाता हूँ वो कौन सा होता है, ऑयल पेंट वर्क नहीं होता, ऑयल पेंटिंग नहीं, ऑयल पेंटिंग वही तो प्रोडक्ट के तरीके के नाम में आ जाएगा। वो प्रोडक्ट की होती है ना, नहीं उस पर आर्टिकल लिखे जा सकते हैं ऑयल पेंटिंग्स के ऊपर। लेट से मैं यहाँ पर आ जाऊँ, कैलीग्राफी हो गया, वेक्टर आर्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पर मैं चलें ऑयल पेंटिंग लिख लेते हैं। ये 3 कैटेगरीज थे मेरी। अब ये चीज़ें न्यू हैं, ये चीज़ें ब्लॉगिंग की फील्ड में न्यू हैं। इसके ऊपर आप लोगों को एडसेंस का अप्रूवल क्यों मिलेगा? एक न्यू निश है, लेकिन जो इस चीज़ का एक्सपर्ट है वही एक्सपर्ट है। आप लोग करने को आर्टिकल राइटिंग हर कोई कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, वो कोई मुश्किल नहीं है उसके ऊपर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमें अहमद दोबारा बताएगा। अहमद, अब ये 3 मैंने ऐड करनी है, मैंने उधर अपने यहाँ शो करवानी है मैंने इसके अंदर। मेन्यू में जाएगा। कैसे जाते हैं मेन्यू में? यार क्यों बताया आके? अपीयरेंस में जा सकते आ गया अब। हैं और मेन्यूज में। ओहो, मेन्यू में अब क्या करेंगे? सर आगे मेन्यू नेम लिखेंगे सर। नहीं करना मैंने क्या बनाया है अभी? मैंने भी क्या बनाई थी? अभी वो कैटेगरीज बनाया, कैटेगरीज बनाई थी ना? कैलीग्राफी। हाँ, तो वो मैंने ऐड करनी है यहाँ पर। कैसे ऐड होंगी? सर ऊपर ऐड मेन्यू करेंगे सर। सर मेन्यू एक नया लिखेंगे ना सर। नया क्यों लिखेंगे? हमने इसी मेन्यू के अंदर इसके अंदर शो करवानी है। इसके अंदर आप आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे और कैलीग्राफी लिखेंगे। मैंने ये बाकी सारे कैसे ऐड किए हैं कैटेगरी, जरा मुझे बताओ। सर वो तो होम वो पेजेस में जाके वो तो सर कैटेगरीज अनकैटेगरीज ऐड टू मेन्यू सर कैटेगरी नेम लिख के और ऐड टू मेन्यू नाम किधर लिखूँ? अच्छा लिखवाओ, मैं किधर लिखूँगा? लिखवाओ ज़रा। सर आपने क्या नाम लिखे और ऐड टू मेन्यू कर दें? यार ये सामने लिखा हुआ है व्यू ऑल। हम कैटेगरीज बना चुके हैं, तो जो बनाई है आपने बस उनको आपने यहाँ से आकर चूज़ करना है। अब ऐड टू मेन्यू करना है यहाँ से, और उनको उठाकर अभी चुप रहना आगे। अब एक मसला हो गया। ये क्या? ये तो नीचे आ गई हैं, जबकि मैं तो ये चाहता कि भाई जिस तरह ये यहाँ पर नहीं यार, इसके अंडर आती है चीज़ें ऐसे हैं। उसी को वो उसके ड्रैग करके थोड़ा सा आगे कर दोगे आप, तो ये उसका सब आइटम बन जाएगा। आया समझ? हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कैटेगरीज वगैरह बनती हैं। बाकी हमारा रह गया हमारी इस वाली वेबसाइट का डिज़ाइन, तो वो हम लोग करेंगे कल। आज हमारी बस उसकी बेसिक सेटिंग्स थी कि भी पेजेस, थीम्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। ये जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट ये